हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खड़गपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो खड़गपुर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए वे पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में यह पेपर 30 सितंबर 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था और यह पेपर 25% QSQ कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। तो आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सल लोड परमिसिबल ऑन इंडियन रेलवे फ्रेट वैगन ऑन रूट डेजिग्नेटेड एज हेवी हॉल। हेवी हॉल्स के रूप में डेजिग्नेटेड रूट्स के ऊपर अगर मैक्सिमम एक्सल लोड वाले जो परमिसिबल भारतीय रेलवे में जो वैगन्स अलाउ किए जा देते हैं वो कितने टन के होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर मैक्सिमम हॉल वाले रूट्स पर तो इसमें 25 टन्स के जो एक्सल लोड वाले जो बोगी आते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है मैक्सिमम तौर पर, यहाँ पर हॉल्स कैपेसिटी के तौर पर यूज करने के लिए। इसमें अगर बात करें तो नॉर्मली अगर तो इसमें बॉक्सेन EL वैगन्स को यहाँ पर लिया जाता है। जिसके अलावा अगर बात करें तो बॉक्सेन S वैगन इसमें होते हैं, तो बॉक्सेन S का भी इसमें LW LH 25 बोगी का प्रयोग किया जाता है। वहीं बॉक्सेन EL की अगर बात करें तो इसमें कैशनप 22 NLC बोगी जिसका एक्सल लोड की अगर बात करें तो 25 टन्स होते हैं। तो इस प्रकार की बोगी का प्रयोग यहाँ पर हेवी हॉल्स वाले रूट्स में यहाँ पर मैक्सिमम एक्सल लोड के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 25 टन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच सिस्टम एमोंग दीज इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ट्रेन मूवमेंट इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में ट्रेन्स के जो मूवमेंट्स कराए जाते हैं इनके नियंत्रित करने के लिए कौन सा यहाँ पर सिस्टम कंट्रोलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो भारतीय रेलवे में आप जानते हैं कि पूरे कंट्री के ओवरऑल यहाँ पर ट्रेन का मूवमेंट कराए जाते हैं। इनके मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पर ABS सिस्टम जो होता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम, इनका प्रयोग यहाँ पर ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन रेक इन इंडियन रेलवे पार्टिकुलरली फॉर बल्क कमोडिटी लाइक कोल। यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय रेलवे में मालगाड़ी के जो रेक का जो स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाते हैं विशेष रूप से यहाँ पर कोयला कमोडिटी के बारे में यहाँ पर बात किया गया। इनके लिए जो स्टैंडर्ड रेक का फॉर्मेशन किया जाता है वो नॉर्मली 58 वैगन्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर बात करें तो बॉक्सेन वैगन्स का भी प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पर। इसके अलावा हॉपर टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें बॉवरन वैगन्स का प्रयोग यहाँ पर कोल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर 58 वैगन के साथ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ वैगन अमॉन्ग दीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। कोयला के ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो सबसे मोस्ट सुटेबल्स वैगन्स की यहाँ पर जो बात किया गया है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो BCN वैगन मेनली उस प्रकार के कमोडिटीज को कैरी करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो बारिश वगैरह में यहाँ पर भीगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के आइटम्स को यहाँ पर BCN वैगन में कैरी किया जाता है। BTPN वैगन मेनली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल्स वगैरह इसको यहाँ पर कैरी करने के लिए लिया जाता है। जबकि अगर बात करें बोवारन वैगन का तो बोवारन वैगन अगर यह मेनली जिनके जो बॉटम डोर्स जो होते हैं वो प्रेशराइज सिस्टम पर वर्क करते हैं। यहाँ पर बॉटम डिस्चार्ज के रूप में प्रयोग करने के कारण यहाँ पर बोवारन वैगन
कोल्स को कैरी करने में यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो दरवाजे होते हैं वो ऑटोमेटिक प्रेशराइज्ड सिस्टम पर वर्क करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यहाँ पर बेस्ट सुटेबल्स वैगन के तौर पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज्ड बाय इंडिया रेलवे फॉर ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग फ्रेट वैगन्स। भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों के ट्रैकिंग एवं मैनेजिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर अगर बात करें ट्रैकिंग एवं मैनेजिंग के लिए, तो इसमें FOIS सिस्टम जो होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनका प्रयोग भारतीय रेलवे द्वारा फ्रेट वैगन्स के ट्रैकिंग एवं मैनेजिंग करने के लिए यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, FOIS। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन इंडियन रेलवे फ्रेट वैगन्स। भारतीय रेलवे की जो मालगाड़ी फ्रेट वैगन ट्रेन जो है, इनमें जो आमतौर पर जो नॉर्मली हम ब्रेक सिस्टम का प्रयोग करते हैं वो कौन सा करते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो किया जाता है वो मेनली एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एयर ब्रेक। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड बॉक्स एंड वैगन यूज्ड इन इंडियन रेलवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्क गुड्स। बल्क गुड्स के ट्रांसपोर्टिंग के लिए भारतीय रेलवे में जो बॉक्स एंड वैगन का स्टैंडर्ड एक यूज किया जाता है, इनका कैरिंग कैपेसिटी पूछा गया है। तो बॉक्स एंड वैगन की अगर बात करें यहाँ पर, तो इन केस में यहाँ पर टियर बेड जो होता है वह 23.2 टन होता है। इसके अलावा अगर बात करें पे लोड कैपेसिटी का, तो यह 58.08 टन होता है। जब आप दोनों को अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रॉस वेट निकल कर आएगा, जो कि 81.28 टन होगा। और एक्सल लोड की अगर बात करें तो एक्सल लोड सिंपली ग्रॉस वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सल्स होते हैं। चूँकि प्रत्येक वैगन में नॉर्मली 4 एक्सल्स होते हैं, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे ग्रॉस वेट में, तो आपका यहाँ पर एक्सल लोड निकल कर आएगा, जो कि 20.32 टन होगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो कैरिंग कैपेसिटी के लिए पूछा गया है। कैरिंग कैपेसिटी सिंपली ग्रॉस वेट या जो लोड होता है वो प्रत्येक एक्सल के द्वारा दो कैरी किए जाते हैं, वो यहाँ पर इसके कैरिंग कैपेसिटी होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें जो टोटल ग्रॉस वेट का वो 81.28 टन है, जो कि यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं, विच ऑर्गेनाइजेशंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन इंडिया। भारत के अंतर्गत जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का जो निर्माण किया जा रहा है, इनके डेवलपमेंट एवं मैनेजमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यह DFCCIL है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनके द्वारा भारत के अंतर्गत जितने भी रेलवे फ्रेट ट्रैक्स का जो कंस्ट्रक्शंस हो, मेंटेनेंस हो एवं ऑपरेशंस हो, यह DFCCIL के द्वारा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, व्हाट इज द टाइपिकल मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवे फ्रेट वैगन व्हील्स। फ्रेट वैगन के चक्कों में जो बनाने के लिए जो मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर टाइपिकल मटेरियल्स का वो कौन सा यूज किया जाता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फ्रेट वैगन व्हील्स की अगर बात करें, जिसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हाई कार्बन स्टील का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड एक्सल्स ऑफ फ्रेट वैगन्स इन इंडियन रेलवे।
भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो फ्रेट्स वैगन्स में जो व्हील एवं एक्सल के बीच के जो फ्रिक्शंस होते हैं इनको रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेनली जो CTRB होते हैं बियरिंग्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और वैगन के अंतर्गत मेनली CTRB यानी कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जो व्हील एवं एक्सल के बीच फ्रिक्शंस को कम करने में मदद करते हैं और आसानी पूर्वक यहाँ पर वैगन्स का मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन फ्रेट वैगन ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के फ्रेट वैगन्स में जो नॉर्मली जो सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं वो कौन सा किए जाते हैं, तो वह कॉइल स्प्रिंग सिस्टम होता है। सस्पेंशन सिस्टम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का, जिसमें नॉर्मली जो वैगन के अंतर्गत आउटर, इनर और स्नबर स्प्रिंग का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन वैगन्स टू हैंडल हाई लोड एंड इंश्योर सेफ्टी। यानी यहाँ पर बोला गया किस प्रकार के कपलर का प्रयोग वैगन के अंतर्गत किया जाता है ताकि यहाँ पर हाई लोड को हैंडल किया जा सके और सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके। तो इसको अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें मेनली वैगन के अंतर्गत जो यूज किया जाता है वह ई टाइप सेंटर बफर कपलर का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है। इस टाइप का प्रयोग यहाँ पर LHB कोच में किया जाता है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत है। इसके अलावा वंदे भारत के अंतर्गत सेमी परमानेंट डिलर कपलर्स का प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो इन इंडियन रेलवे फ्रेट वैगन्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ सेंटर बफर कपलर। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारतीय रेलवे में जो फ्रेट वैगन का प्रयोग किया जाता है इनमें सेंटर बफर कपलर का प्रयोग करने का क्या पर्पस होता है। तो इनको यूज से यह होता है कि यहाँ पर जो पुलिंग एक्शंस हो या बफिंग एक्शंस हो दोनों का यहाँ पर एक साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर जब भी कोई इम्पैक्ट्स देखने को मिलता है तो उस दौरान ये एनर्जी को ऑब्जर्व करके आसानी पूर्वक ट्रेन को मूवमेंट्स कराने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टू प्रोवाइड बेटर एनर्जी एब्जॉर्बेशन ड्यूरिंग इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइपिकल वैल्यू फॉर द ट्रैक गेज डिस्टेंस बिटवीन रेल्स। जो ट्रैक गेज होता है वो डिस्टेंस बिटवीन रेल्स होता है, दो रेल्स के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वह ट्रैक गेज कहलाता है। ऑन विच इंडिया रेलवे फ्रेट ट्रेन रन्स। यहाँ पर बोला गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड गेज का प्रयोग यहाँ पर मालगाड़ियों को मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पर यूज में लिया जाता है मेनली, तो वह 1676 mm का जो ट्रैक गेज होता है उनका प्रयोग यहाँ पर मूवमेंट कराने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ड्राफ्ट गियर इन फ्रेट वैगन्स। फ्रेट वैगन्स में ड्राफ्ट गियर्स का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो ड्राफ्ट गियर मेनली जो होता है जब भी कोई इम्पैक्ट्स होते हैं, बफिंग एक्शंस जो होते हैं उस दौरान जितने भी शॉक्स वगैरह होते हैं झटके उनको ऑब्जर्व करके आसानी पूर्वक वो CBC को कपल रखने का काम करते हैं, वो मूवमेंट कराने का काम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो टू एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग कपलिंग एंड डीकपलिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ बियर ऑन व्हील रेल इंटरफेस इन फ्रेट ट्रेन्स। जो यहाँ पर अगर बात करें कि यह रेल लाइंस है, रेल लाइंस के ऊपर जो व्हील्स का यहाँ पर फ्लेंजेज होते हैं और यहाँ पर जैसे ही सरफेस ज़्यादा यहाँ पर कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर घिसाव होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो प्राइमरी कॉज होता है व्हील को खींचने का वो मेनली होता है कि जो एब्रेसिव वियर्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो हायर ट्रैक्शन फोर्सेस यहाँ पर घिसते हैं तो इस बिहार पर यहाँ पर घिसने की संभावना ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर एडहेसिव बियर्स ड्यू टू हाई ट्रैक्शन फोर्सेज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग फ्रिक्शन डैम्पर्स इन इंडियन रेलवे फ्रेट वैगन्स। भारतीय रेलवे में जो मालगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, इनमें पूछा गया है कि जो फ्रिक्शन डैम्पर्स का यहाँ पर प्रयोग करने का क्या पर्पस होता है। तो फ्रिक्शन डैम्पर्स की अगर बात करें, तो इनका प्रयोग करने का जो मेन पर्पस होता है ताकि जो लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल जो ऑस्किलेशंस होते हैं वैगन के अंतर्गत, उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच मेथड इज यूज्ड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी ऑफ इंडिया रेलवे फ्रेट वैगन्स एक्सेल्स टू डिटेक्ट्स इंटरनल डिफेक्ट्स। जो चक्कों के ऊपर जो इंटरनल डिफेक्ट्स आते हैं एक्सेल के ऊपर, इनको डिटेक्ट करने के लिए जो हम कौन से एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए मेनली यूएसटी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिनका काम होता है कि जो एक्सेल के ऊपर आने वाले जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं इनको यह आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसके अलावा भी कई सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डीपीटी यानी डाई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है, एक जाइग्लो टेस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एडी करेंट अरे टेस्ट होता है, मैग्ना फ्लक्स टेस्ट होते हैं। ये कई प्रकार के यहाँ पर टेस्ट होते हैं जो कि एनडीटी टेस्ट के पार्ट्स होते हैं, जिनका अलग अलग पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमएम मॉड्यूल यूज्ड इन फ्रेट ऑपरेशन। फ्रेट ऑपरेशंस में जो एफएमएम मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है, इनका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया, जो कि होता है फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एफएमएम के माध्यम से अगर बात करें तो फ्रेट से रिलेटेड जो बीपीसी इशू किए जाते हैं, इसके अलावा कई प्रकार के जो फ्रेट से रिलेटेड जो डाटा होते हैं वो सारे यहाँ पर एफएमएम मॉड्यूल्स के अंतर्गत अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट डज ओएमआरएस स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया रेलवे फ्रेट ऑपरेशन। भारतीय रेलवे फ्रेट ऑपरेशन के संदर्भ में यहाँ पर ओएमआरएस का क्या अर्थ होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ओएमआरएस का फुल फॉर्म होता है मेनली ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक जब भी चलते हैं इनमें कुछ कमी पाई जाती है, जैसे कि ब्रेक बाइंडिंग्स हो या व्हील का गर्म होना, बियरिंग्स का गर्म होना, ये कई प्रकार के डिफेक्ट्स यहाँ पर मूवमेंट के दौरान देखने को मिलता है, जिनको ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके यहाँ पर सिग्नल डायरेक्ट कंट्रोल्स को भेजे जाते हैं। ये ऑटोमेटिक रूप से प्रोसेस होते हैं, जो कि ओएमआरएस का काम होता है। ओएमआरएस मेनली जो होते हैं वह 4 सब असेंबली के माध्यम से मैन्युफैक्चर्स होती हैं। एक होता है यहाँ पर रेल वाम। सेकेंड की अगर बात करें, यहाँ पर रेल वाम जो होता है मेनली रेलवे बियरिंग एकॉस्टिक मॉनिटर होता है। यह मेनली बियरिंग की आवाज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बियरिंग की कंडीशन को यहाँ पर बताता है। सेकेंड यहाँ पर होता है WCM व्हील कंडीशन मॉनिटर, जो कि ट्रैक गेज पर छोटे छोटे स्टैंड गेज लगे होते हैं 6 के नंबर्स में, जिन जब से यहाँ पर चक्के मूवमेंट करके जाते हैं तो इनको यह आइडेंटिफाई करके यहाँ पर व्हील के कंडीशन को मेजर करते हैं। थर्ड जो होता है यहाँ पर RFID, जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है। जब आप यहाँ पर देखते होंगे कोच या वैगन्स में साइड में एक छोटा सा लगा होता है डिवाइस, जिसमें उस वैगन के रिलेटेड जितने भी पार्टिकुलर डाटा है वो अवेलेबल होते हैं। जैसे वो वैगन्स किसी OMR सिस्टम से गुजरता है तो उनसे या वायरलेस के जरिए यहाँ पर वो डाटा को एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं यहाँ पर, और वो पूरे यहाँ पर किस पार्टिकुलर टाइप्स का वैगन से ये सारे आइडेंटिफाई यहाँ पर इसके माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा जो 4th सब असेंबली होते हैं वो मेनली विजन सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पर कैमरे लगे होते हैं जिससे माध्यम से फ़ोटो लिए जाते हैं। इससे यह होता है कि जो वैगन्स कोई टिल्टेड चल रहा हो, अनइवन लोडिंग से, ये सारे यहाँ पर विजन्स के माध्यम से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो इस प्रकार OMRs फंक्शंस करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें OMRs का, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक होता है। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइल्ड इन फ्रेट डोमेन। फ्रेट डोमेन्स में जो वाइल्ड्स होता है वह मेनली अगर बात करें तो यह मेनली WCM से अलग होता है। WCM मेनली OMRs का पार्ट्स होता है, जबकि वाइल्ड्स होता है वो सेपरेट यहाँ पर डोमेन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें वाइल्ड्स का तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मली अगर बात करें WCM में तो स्टैंड गेज जो होते हैं ट्रैक के ऊपर माउंटेड होती है वो 6 के नंबर्स में होते हैं, जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो ट्रैक के ऊपर दोनों साइड में 18 के नंबर्स में यहाँ पर स्टैंड गेज लगे होते हैं, जिनका काम होता है जैसे ही व्हील मूवमेंट करके जाते हैं तो वहाँ पर व्हील के सर्विस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है व्हील इम्पैक्ट को देखते हुए। इनमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू सेट होता है जिनके बिहाफ पर या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई चक्के में फ्लैट सरफेस है या व्हील डिफेक्ट्स है, ये सारे यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। इनमें अलग अलग लेवल्स का यहाँ पर अलार्म सेट होता है, जैसे कि मीडियम, हाई एवं इमरजेंसी अलार्म्स। नॉर्मली अगर देखा जाता है यहाँ पर कि अगर 20 से लेकर 25 टन के बीच अगर इम्पैक्ट लोड पाया जाता है तो इस केस में यह मीडियम अलार्म्स यहाँ पर बताते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हाई अलार्म्स का तो इसमें 25 से लेकर 30 टन तक का अगर इम्पैक्ट लोड देखने को मिलता है स्टैंड गेज के ऊपर, तो इसमें यह मेनली हाई अलार्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि वो मोर देन 30 टन्स के अप्रोक्स यहाँ पर अगर इम्पैक्ट लोड पाया जाता है स्टैंड गेज के ऊपर तो यह मेनली इमरजेंसी अलार्म्स को यहाँ पर बताते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर वाइल्ड्स का यहाँ पर वर्क्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो विच सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट अ हॉट एक्सल इन इंडियन रेलवे फ्रेट ऑपरेशंस। भारतीय रेलवे में फ्रेट ऑपरेशंस में जो हॉट एक्सल को डिटेक्ट किया जाता है सामान्यतः वो किस प्रकार के सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हॉट एक्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक इन रूट के अंतर्गत HABD डिवाइस लगा होता है, जिनका काम फुल फॉर्म होता है हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। यानी ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली जो इनके सब असेंबली होते हैं वो लोकेशन बॉक्स होते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो प्रॉक्सिमेटी सेंसर लगे होते हैं, प्रॉक्सिमेट सेंसर्स जो कि यहाँ पर ट्रैक के पास लगा होता है। और ट्रैक से अगर बात करें तो यह मेनली 5 मीटर्स के सेंटीमीटर्स के गैप के साथ ये लगे होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें थर्ड डिवाइस जो कि यहाँ पर ट्रैक के जस्ट बगल में यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर व्हील्स गुजरता है तो यहाँ पर प्रॉक्सिमेट सेंसर का काम होता है कि कौन से चक्के यहाँ पर गुजरे हैं। इसमें मगर बात करें तो मेनली 12 मीटर के डिस्टेंस पर 2 यहाँ पर प्रॉक्सिमेट सेंसर लगे होते हैं, जिनका काम जैसे यहाँ पर गुजरते हैं तो वह व्हील बेस के मेजरमेंट के आधार पर यह मेजर कर लेते हैं किस प्रकार के लोकोमोटिव से, वैगन से या कोचेज है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा नॉन कंटैक्ट थर्मामीटर के माध्यम से पियरिंग का टेम्परेचर लिया जाता है, जिससे यह प्रॉपर यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर बताने में कैपेबल होते हैं कि लेफ्ट साइड का या राइट साइड का है। इसके अलावा प्रॉक्सिमेट सेंसर के माध्यम से यहाँ पर एक्सल को काउंट कर लिया जाता है किस प्रकार की कौन से एक्सल में कितने टेम्परेचर है। तो इस प्रकार यहाँ पर HABD डिवाइस यहाँ पर फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट शुड द ड्राइवर डू व्हेन अ हॉट एक्सल इज डिटेक्टेड इन फ्रेट वैगन्स। फ्रेट वैगन में अगर हॉट एक्सल यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है तो उस समय यहाँ पर लोको पायलट्स को क्या करना चाहिए, तो जस्ट यहाँ पर ट्रेन को रोकना चाहिए और पार्टिकुलर किस वैगन्स में यहाँ पर हॉट एक्सल की समस्या आ रहा है उनको इंस्पेक्ट करके जो TXR कंट्रोल है उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। तो ये अब एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली फॉर इंस्पेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रेन पार्टिंग इन इंडिया रेलवे फ्रेट ट्रेन्स। भारतीय रेलवे में जो फ्रेट ट्रेन्स का ट्रेन पार्टिंग की जो समस्या यहाँ पर देखने को मिलता है कॉमनली, वह मेनली जो कपलिंग का फेलियर एवं ब्रेकेज के कारण यहाँ पर सामान्यतः देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं हाउ कैन ट्रेन पार्टिंग
बी प्रिवेंटेड इन इंडियन रेलवे फ्रेट ऑपरेशन। भारतीय रेलवे फ्रेट ऑपरेशंस में जो ट्रेन पार्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर नॉर्मली जब भी एग्जामिनेशन के लिए जब भी फ्रेट ऑपरेशन जो वैगन्स वगैरह आते हैं रिक्स, तो उस दौरान प्रॉपर आप यह इंश्योर करें कि जो भी कपलर्स है वो एक दूसरे के जो टॉगल लगे होते हैं वो प्रॉपर यहाँ पर एक लिमिटेशंस के अंतर्गत हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ पर 20 स्लॉट्स वगैरह होते हैं वो उनको क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार को आप आइडेंटिफाई करके और साथ ही साथ रेगुलर जो इंस्पेक्शंस होते हैं कपलर्स का, तो वो आप करके यहाँ पर जो ट्रेन पार्टिंग की समस्या को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज बीपीसी इनवैलिड रिफर्स टू इंडियन रेलवे फ्रेट ऑपरेशंस। भारतीय रेलवे फ्रेट ऑपरेशंस में जो बीपीसी इनवैलिड जो होते हैं इनका क्या तात्पर्य है वो पूछा गया है। तो बीपीसी इनवैलिड मेनली जो होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेशन एक्सपायर्ड एवं वायलेटेड होते हैं, जिनमें इनका एक टाइम लिमिट्स होता है डे बेसिस पर। मिनिमम इन रूट के केस में इनका मिनिमम परसेंटेज डिसाइड होते हैं। इसके अलावा किलोमीटर बेसिस पर क्लोज सर्किट रेक वगैरह का होता है, या इसके अलावा क्लोज सर्किट रेक में प्रॉपर एक सर्किट के तौर पर यहाँ पर रेक को चलाया जाता है। अगर उस केस में अगर सर्किट को ब्रिज करता है उस केस में भी यहाँ पर बीपीसी इनवैलिड माना जाएगा। तो कई सारे कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिंपली यहाँ पर पूछा गया कि बीपीसी इनवैलिड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ब्रेक पावर सर्टिफिकेशन एक्सपायरी में वायलेटेड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन इज फ्रेट ट्रेन्स बीपीसी कंसीडर इनवैलिड। मालगाड़ी की बीपीसी को कब अमान्य माना जाता है। तो इस केस में कई सारे कंडीशन यहाँ पर रखे गए हैं बीपीसी इनवैलिड करने का। जो इसका एक रिक्वायर्ड लेवल्स होता है, चाहे वह फ्रेट रेक की ट्रेन्स की अगर बात करें तो इंटेंसिव जो से एंड टू एंड के लिए बोला जाता है। इसके अलावा प्रीमियम्स होते हैं, स्पेशल प्रीमियम भी होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्लोज सर्किट रेक होते हैं। इनमें प्रत्येक के केस में कुछ ना कुछ कंडीशन रखे गए हैं। अगर उस कंडीशन से अगर बिलो पाया जाता है तो उस केस में यहाँ पर बीपीसी इनवैलिड कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इफ द ब्रेक पावर इज बिलो द रिक्वायर्ड लेवल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज सिक मार्किंग मीन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे फ्रेट ऑपरेशंस। भारतीय रेलवे फ्रेट ऑपरेशंस के संदर्भ में जो सिक मार्किंग किया जाता है इनका यहाँ पर मतलब पूछा गया कि सिक मार्किंग का मतलब क्या होता है। तो सिक मार्किंग मेनली जो होता है कि वैगन्स को आइडेंटिफिकेशन किया गया है जिनमें अर्जेंट रिपेयर का यहाँ पर ज़रूरत है, तो यह यहाँ पर सिक मार्किंग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैगन नीडिंग अर्जेंट रिपेयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो व्हाई इज इलेक्ट्रोड प्रीहीटिंग रिक्वायर्ड इन सर्टेन बिल्डिंग ऑपरेशंस। कुछ बिल्डिंग ऑपरेशंस में यहाँ पर इलेक्ट्रोड को प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट होता है। यह क्यों रिक्वायरमेंट होते हैं, तो मेनली जो थर्मल स्टेट्स के कारण जो यहाँ पर क्रैकिंग देखने को मिलता है, इनको बचने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स का प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टू अवॉइड क्रैकिंग बाय रिड्यूसिंग थर्मल स्ट्रेसेस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाई इज सरफेस प्रिपरेशन सच एज क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग नेसेसरी बिफोर बिल्डिंग। बिल्डिंग से पहले सरफेस प्रिपरेशन जो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्लीनिंग एवं ग्राइंडिंग किए जाते हैं, वो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होता है, तो इसलिए किया जाता है यहाँ पर क्लीनिंग एवं ग्राइंडिंग वगैरह सरफेस प्रिपरेशन बिफोर बिल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर जो कंटामिनेंट्स एवं ऑक्साइड्स के जो लेयर्स होते हैं इनको रिमूव किया जा सके, ताकि जो भी यहाँ पर न्यू वेल्डिंग्स यहाँ पर किया जाए तो उसमें प्रॉपर यहाँ पर विजन देखने को मिले और स्ट्रॉन्ग बेल्ट्स यहाँ पर डेवलप हो। इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पर बिफोर वेल्डिंग्स यहाँ पर ग्राइंडिंग या क्लीनिंग सरफेस प्रिपरेशन में यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू रिमूव कंटामिनेंट्स एंड ऑक्साइड्स इंश्योरिंग प्रॉपर फुजन्स एंड स्ट्रॉन्ग बेल्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
इन बिल्डिंग व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लक्स कोटिंग ऑन एन इलेक्ट्रोड्स। बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स कोटिंग का जो मुख्य कार्य क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो फ्लक्स का मेन जो काम होता है, फंक्शन ऑफ फ्लक्स कोटिंग ऑन एन इलेक्ट्रोड्स, वो मेनली जब भी यहाँ पर बिल्ड्स पुल्स तैयार होते हैं तो उनमें एटमॉस्फेरिक जो कंटामिनेशंस होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर फ्लक्स का यहाँ पर कार्य होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द मोल्टेन बेल्ट्स पुल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर रूटीन ओवरहॉलिंग ऑफ बॉक्सन HL 25T वैगन। जो बॉक्सन HL 25T वैगन जो होते हैं इनका ROH का आवधिकता पूछा गया है। इनका ROH जो किया जाता है वह मेनली 12 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अगर बात करें अगर 25 टन के जो वैगन्स होते हैं इनका नॉर्मली पीओएच जो होता है वो 3 इयर्स के अंतराल पर देखने को मिलता है। वहीं आरओएच की अगर बात करें तो 12 मंथ्स के अंतराल पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाइल सिस्टम। वाइल सिस्टम का यहाँ पर पर्पस क्या है, तो वाइल सिस्टम मेनली जो होते हैं वह एक्सेसिव इम्पैक्ट्स जो ट्रैक के ऊपर आते हैं इनको या मेजर करके चक्के में फ्लैट्स स्पॉट्स हो या व्हील डिफेक्ट्स हो वह इनमें डिटेक्ट करने का काम वाइल्ड सिस्टम यानी व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू डिटेक्ट द फ्लैट सरफेस और व्हील डिफेक्ट डेट कैन कॉज एक्सेसिव इम्पैक्ट ऑन ट्रैक्स। इनमें मेनली दोनों तरफ 18 के नंबर्स में स्ट्रेन गेज लगे होते हैं, जिनकी सहायता से या जैसे ही इसमें ट्रैक के ऊपर व्हील्स का मूवमेंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन गेज के नंबर्स होने के कारण इसमें अच्छी तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट लोड्स प्रत्येक स्ट्रेन गेज के ऊपर यहाँ पर मेजर किया जाता है, उनके एवरेज निकाला जाता है। उसके बिहाफ पर इसके मीडियम अलार्म हो या हाई अलार्म हो या इमरजेंसी अलार्म्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उस बिहाफ पर यह वाइल्ड सिस्टम वर्क करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एन एसी कोच व्हाट शुड द ए डायमेंशन बी। एसी कोच, यहाँ पर एसी कोच जो बोला गया है वह मेनली पहले कन्वेंशनल कोचेज में जो प्रॉपर अभी इनबिल्ट सस्पेंशन जो शॉकिंग का जो हमारा एडजस्टमेंट का सिस्टम का प्रावधान जो किया गया है वो पहले प्रॉपर एसएबी के माध्यम से यहाँ पर स्लैकलेस का काम यहाँ पर देखने को मिलता था कन्वेंशनल कोचेज के अंतर्गत। यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर ए डायमेंशन पूछा गया है कि कितना यहाँ पर ए डायमेंशन होता था, जो कि यहाँ पर एसी कोच के लिए पूछा गया है। तो एसी कोच के लिए जो ए डायमेंशन होता था वो 22 + 2 - 0 mm होता था, जिसके लिए अगर बात करें तो जो एक्सेल लोड होता था वो 16.25 टन होता था। वहीं अगर बात करें नॉन एसी के लिए जिसका एक्सेल लोड 13 टन होता था और इसके लिए जो ए डायमेंशन होते थे वह 16 + 2 - 0 mm होते थे। तो यहाँ पर एसी कोच के लिए पूछा गया ए डायमेंशन, तो 22 + 2 - 0 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव द रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर इन आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोचेज में जो बफर्स का प्रयोग किया जाता है इनका हाइट पूछा गया, मैक्सिमम परमिसिबल हाइट्स कितना यहाँ पर है। तो यह मेनली जो हाइट्स होते हैं वो 1105 mm लिए जाते हैं मैक्सिमम के केस में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ बियरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन एलएचबी कोचेज इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में जो एलएचबी कोच का प्रयोग किया जाता है इनमें सामान्यतः किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें सीटीआरबी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द रिकमेंडेड पीरियड फॉर इंटेंसिव क्लीनिंग
ऑफ एनी कोचेज, यहाँ पर किसी कोच का यहाँ पर इंटेंसिव क्लीनिंग के लिए जो रिकमेंडेड पीरियड रखा गया है वह 1 मंथ रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द परमिसिबल बियर लिमिट ऑफ द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इन आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोच में जो सीबीबी यानी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स का जो प्रयोग किया जाता है यह मेनली के टाइप्स के होते हैं और इनका जो कंडमिंग लिमिट्स रखा गया है वो 12 mm रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द रिकमेंडेड डायमीटर्स फॉर ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन में जो ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप का प्रयोग किया जाता है इनका रिकमेंडेड डाया जो है वो 25 mm रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन व्हील ट्रेड्स ऑफ वॉक्सन वैगन। वॉक्सन वैगन यानी फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत जो फ्लैट सरफेस परमिसिबल होते हैं वह 60 mm तक वैगन के अंतर्गत देखने को मिलता है मैक्सिमम परमिसिबल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कोचेज की केस में अगर बात करें तो कोचेज के केस में जो मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट सरफेस जो होता है वह केवल 50 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए डायमेंशन फॉर आईसीएफ कोच विथ लेवरेज रेशियो 1:5.5 इज डैश फॉर एसी कोचेज। यहाँ पर एसी कोच के लिए पूछा गया है ए डायमेंशन जो कि कन्वेंशनल टाइप्स में एक्सटर्नल स्लैक एग्जिस्टर का प्रावधान किया गया था, उस समय इसे भी यहाँ पर प्रयोग होते थे। तो इस केस में यहाँ पर अगर बात करें जो ए डायमेंशन होता था वह 20 + 2 - 0 mm होता था जो कि एसी कोच के लिए होता था 8। वहीं 16 + 2 - 0 mm होता था वह नॉन एसी कोच के लिए यहाँ पर ए डायमेंशन होते थे। चूँकि प्रश्न में एसी कोच के लिए पूछा गया है तो यहाँ पर 22 + 2 - 0 mm यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं विच सब असेंबली इन द C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हेल्प्स इन मैनुअल ब्रेक रिलीज। C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में कौन सा सब असेंबली मैनुअल ब्रेक रिलीज में मदद करता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो C3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की अगर बात करें तो इनमें जो मेन सब असेंबली जो होते हैं वह मेन बॉडी होता है, क्विक सर्विस वाल्व होते हैं, मेन वाल्व होते हैं, लिमिटिंग डिवाइस होते हैं, डबल रिलीज वाल्व होता है, ER चेक वाल्व होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कटअप वाल्व होते हैं। इनका अलग अलग सब असेंबली का अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो क्विक सर्विस वाल्व का इनका काम होता है जैसे ही लोको पायलट सिक्के द्वारा प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं तुरंत सेंस करता है और मेन वाल्व्स का वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और वो यहाँ पर ER से प्रेशर जो होता है वह प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेक सिलेंडर के लिए। वहीं अगर बात करें कटअप वाल्व्स का तो कटअप वाल्व्स जो होते हैं वह मेनली CR प्रेशर को चार्ज करने के लिए लिया जाता है। लिमिटिंग डिवाइस का काम होता है मेनली कि मैक्सिमम 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाने दे, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाने देता है। यह लिमिटिंग डिवाइस का यहाँ पर फंक्शन होते हैं। वहीं अगर बात करें डबल रिलीज वाल्व का तो डबल रिलीज वाल्व का काम होता है कि जैसे हम मैनुअल रिलीज करते हैं तो उस दौरान प्रॉपर यहाँ पर प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर यहाँ पर रिमूव करके पिस्टन अंदर की तरफ मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था मैनुअल रिलीज करने के लिए तो यहाँ पर डबल रिलीज वाल्व्स का यहाँ पर फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज करने के लिए AR चेक वाल्व्स का यहाँ पर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द परमिसिबल बफर हाइट ऑन एन ICF कोच अंडर टेयर कंडीशन। टेयर कंडीशन के केस में यहाँ पर परमिसिबल बफर हाइट पूछा गया है ICF कोचेज का। तो टेयर कंडीशन में अगर बात करें मैक्सिमम 1105 mm होता है और टेयर कंडीशन में मिनिमम 1090 mm बफर हाइट होना चाहिए, यानी 1090 से लेकर 1105 के रेंज में होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच सिस्टम हेल्प्स डिटेक्ट्स एयर ब्रेक सिस्टम लीकेज इन अ ट्रेन। ट्रेन के अंतर्गत जो
एयर ब्रेक सिस्टम को लीकेज में जो हेल्प्स करता है डिटेक्ट करने में, वो कौन सा है? तो वह मेनली AFI जो लगे होते हैं लोको कैब में, वह आइडेंटिफाई किया जाता है इसके माध्यम से कहीं लोड में यहाँ पर लीकेज तो नहीं है, या यहाँ पर AFI के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एयर फ्लो इंडिकेटर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द ड्रॉ एंड ब्रेकिंग फोर्सेज इन ICF बोगी आर टेकन बाय विच कंपोनेंट्स। जो जब भी ICF बोगी में यहाँ पर ड्रॉ एवं ब्रेकिंग फोर्स किए जाते हैं वह मेनली सेंटर पिवेट्स के माध्यम से किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ ऑफन शुड द डैशबोर्ड वाइल लेवल बी चेक्ड इन ICF बोगी। ICF बोगी में डैशबोर्ड वाइल्स को कितनी बार यहाँ पर जांचा जाना चाहिए, कितने अंतराल पर यहाँ पर पूछा गया है? तो यह मेनली एवरी 30 डेज के अंतराल पर यहाँ पर डैशबोर्ड वाइल्स को यहाँ पर चेक किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द परमिसिबल स्लैक टेकअप कैपेसिटी फॉर BMBC। BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के केस में यहाँ पर परमिसिबल स्लैक टेकअप कैपेसिटी पूछा गया है, जो कि 305 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप फ्रॉम PEAV यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व टू द पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस डैश इन पैसेंजर ट्रेन्स। यानी यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन्स में जो PEAV से PESD की तरफ जो ब्रांच पाइप जाते हैं इनका डायमीटर पूछा गया है। तो यह डायमीटर जो होता है वो 10 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल पिस्टन स्ट्रोक इन फुल्ली लोडेड BCN वैगन। फुल्ली लोडेड अगर BCN वैगन है, इस केस में जो मैक्सिमम परमिसिबल पिस्टन स्ट्रोक जो होगा वो कितना होगा? तो BCN यानी कवर्ड वैगन की अगर बात करें तो एम्प्टी कंडीशन में यह पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10 mm होता है। वहीं अगर बात करें लोडेड कंडीशन के केस में तो यह 130 ± 10 mm के यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया जो प्रश्न में कि मैक्सिमम परमिसिबल पूछा गया है, तो 130 ± 10 mm यहाँ होते हैं, यानी 120 से लेकर 140 mm के रेंज में होते हैं। मैक्सिमम पूछा गया था 140 mm, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर व्हेन द ड्राइवर ड्रॉप्स द ब्रेक पाइप प्रेशर बाय 1.6 kg/cm²। यानी जो ब्रेक पाइप प्रेशर जो 1.6 के ड्रॉप किए जा रहे हैं वह मेनली फुल सर्विस एप्लीकेशन के रेंज में आता है। इस केस में जैसे प्रेशर ड्रॉप किया जाता है DB द्वारा यहाँ पर सेंस किया जाता है, उसके 2.5 टाइम्स यहाँ पर प्रेशर्स को इंक्रीज करके एयर से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजे जाते हैं। यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रेशर जो होगा वो 3.8 kg का देखा जाएगा यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं विच कंपोनेंट्स ऑफ द ICF कोच इज डिजाइन्ड टू रिड्यूस नॉइज। ICF कोच में कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट्स का प्रयोग किया गया है जिसके मदद से यहाँ पर नॉइज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें जो साइलेंट ब्लॉक है, जो रबर बुश होते हैं, इनका प्रयोग करके जो नॉइज है उनको रिड्यूस किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन द साइड फ्रेम एंड एडाप्टर ऑन कैसना बोगी। कैसना बोगी के ऊपर जो साइड फ्रेम व एडाप्टर्स के बीच के जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस परमिसिबल है वह मेनली 12 से लेकर 80 mm के बीच में रेंज में यह परमिसिबल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच सब असेंबली इन के ई डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व्स हेल्प्स चार्ज द ऑक्सिलरी रिजर्वायर। चूंकि मेनली अगर बात करें फ्रेट वैगन के अंतर्गत दो प्रकार के डीबी यूज में लिए जाते हैं, एक C3W और एक होता है KE टाइप्स के डीबी होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो AR चार्ज करने के लिए यहाँ पर C3W में यहाँ पर AR चेक वाल्व का प्रयोग किया जाता है। वहीं यहाँ पर अगर बात करें KE टाइप डीबी के अंतर्गत तो ER यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज करने के लिए यहाँ पर R चार्जर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जो कि सब असेंबली KE टाइप डीबी का है। उसके अलावा अगर बात करें CR को चार्ज करने के लिए यहाँ पर C3W में कट ऑफ वाल्व होते हैं। वहीं अगर बात करें KE टाइप डीबी के अंतर्गत तो KE टाइप डीबी की अगर बात करें तो इसमें CR को चार्ज करने के लिए A कंट्रोलर होता है, यानी A कंट्रोलर के माध्यम से CR को चार्ज किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक U कंट्रोलर होता है जो कि KE टाइप डीबी का सब असेंबली पार्ट है, जिसका काम होता है क्विक सर्विस वाल्व, जो कि C3W से सेम टू सेम यहाँ पर फंक्शन करते हैं। कि यहाँ पर जो पूछा गया था वो AR चार्जिंग से रिलेटेड पूछा गया था, जो कि R चार्जर के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर AR इन एन ICF कोचेज। ICF कोच में यहाँ पर AR टैंक का कैपेसिटी पूछा गया, जो कि 200 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कंपोनेंट्स इन द ICF बोगी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द लेटरल स्विंग ऑफ द बुलस्टर। बुलस्टर के लेटरल स्विंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ICF बोगी में कौन सा कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जब भी रनिंग के दौरान यहाँ पर जो लेटरल स्विंग्स होते हैं बुलस्टर के ऊपर, उनको कंट्रोल करने के लिए इक्वलाइजिंग स्टेरर लगा होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ एन ICF टाइप बुलस्टर कॉइल स्प्रिंग। जो बुलस्टर कॉइल स्प्रिंग का यहाँ पर फ्री हाइट पूछा गया है वह AC ICF कोचेज के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों केस में, AC कोचेज के केस में बुलस्टर कॉइल स्प्रिंग का फ्री हाइट जो होता है वह 400 mm होता है। वहीं नॉन AC की अगर बात करें तो नॉन AC के केस में यह 385 mm रखा गया है फ्री हाइट। यहाँ पर प्रश्न में AC कोच के लिए पूछा गया था तो 400 mm ऑप्शन नंबर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, विच पार्ट इन द C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कंट्रोल द चार्जिंग ऑफ द कंट्रोल रिजर्वायर। यानी C3W टाइप्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व्स के अंतर्गत कंट्रोल रिजर्वायर को चार्ज करने के लिए जो कौन सा यहाँ पर वाल्व्स कंट्रोल्स करते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो C3W टाइप डीबी की अगर बात करें, इसमें CR को चार्ज करने के लिए कट ऑफ वाल्व्स का प्रयोग होता है। वहीं अगर बात करें KE टाइप्स के डीबी के अंतर्गत यही काम A कंट्रोलर के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा, कट ऑफ वाल्व्स। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द परमिसिबल व्हील गेज ऑफ व्हील ऑन एन ICF कोच एज पर IRCA स्टैंडर्ड्स। IRCA स्टैंडर्ड्स के अनुसार यहाँ पर ICF कोच में जो परमिसिबल व्हील गेज होते हैं वो उनका रेंज कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो व्हील गेज की अगर बात करें यहाँ पर तो व्हील गेज सिंपली एक ही एक्सल पर दो चक्कों के व्हील फ्लेंज के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं उन्हें हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं वो ICF कोच के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 1600 + 2 - 1 mm के रेंज में इसका व्हील गेज परमिसिबल होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द अलार्म चेन apparatus इन कोच शुड नॉट एक्सीड। एक कोच में अलार्म चेन को ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड
पुलिंग फोर्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वह मेनली 7 से लेकर 10 kg के रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 kg पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ऑफ अलार्म चेन apparatus। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन एन कोचिंग स्टॉक व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशंस। यहाँ पर कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत ए शेड्यूल्स एवं बी शेड्यूल जो ICF कोचेज में होते हैं वो यहाँ पर बी शेड्यूल के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करेगा कि ए शेड्यूल जो होते हैं वह 1 मंथ ±3 डेज के अंतराल पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। वहीं बी शेड्यूल की अगर बात करें तो यह मेनली 3 मंथ ±7 डेज के इंटरवल पर बी शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर्स एट वन एंड ऑफ एन ICF कोचेज। एक ICF कोच के एक ही सिरे पर जो 2 बफर्स लगे होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वह 1956 mm होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर कहीं भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह 1956 mm हो जाएगा, डिस्टेंस 2 बफर्स के बीच का एक एंड में ICF कोचेज के केस में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डैशपोर्ट वाइल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑन इन एन ICF बोगी। ICF कोच में जो बोगी में जो डैशपोर्ट वाइल लेवल्स का एक लेवल्स होते हैं, यहाँ पर टेयर कंडीशन में जो लेवल होता है वो 40 mm रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द बफर प्लंजर फेस ऑफ एन ICF कोचेज इज मेड ऑफ। जो ICF कोचेज का जो बफर प्लंजर्स की फेस जो होते हैं वो बने होते हैं मेनली कास्ट स्टील का बना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहीं भी कास्ट स्टील के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर यह कास्ट स्टील का बना होता है और इनका यह फेस डाया जो होता है वह फेस डाया 457 mm इसका फेस डाया होता है। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा, कास्ट स्टील का बफर प्लंजर फेस बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ द बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इन अ कोच शुड बी। यानी जो BM-BC टाइप्स के जो कोचेज हैं जो कि ICF कोचेज की अगर बात करें तो इनमें जो पिस्टन स्ट्रोक्स जो होते हैं वह 32 mm के रेंज पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 32 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोचेज। ICF कोच में जो रूफ सीट्स का थिकनेस यहाँ पर पूछा गया है। तो ICF कोच में जो रूफ को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल का प्रयोग किया जाता है वह मेनली कॉटन स्टील का प्रयोग किया जाता है, जिसे बात करें तो यह IRSM 41 के तौर पर जाना जाता है। इनमें रूफ को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो थिकनेस लिया जाता है वह 1.6 mm का लिया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1.6 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द परमिसिबल स्लैक एडजस्टमेंट ए डायमेंशंस फॉर कोचेज विथ 16.25 टन बोगी। यहाँ पर 16.25 टन बोगी के लिए यहाँ पर ए डायमेंशंस पूछा गया है जो कि कन्वेंशनल कोचेज में प्रयोग किए जाते थे। तो यहाँ पर 16.25 टन जो है यह मेनली AC कोच में प्रयोग किए जाते हैं और इस केस में जो ए डायमेंशन होगा वो 22 + 2 -0 mm होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें नॉन AC के केस में, तो नॉन AC के केस में यह 16 + 2 -0 mm के रेंज में ए डायमेंशन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जनरल सेंटर ऑन कैसनब बोगी। कैसनब बोगी में जो जनरल सेंटर के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वो कितने होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इनके बीच जो डिस्टेंस रखा जाता है
वह 2260 mm का रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द मैक्सिमम डायमीटर्स ऑफ अ व्हील्स इन एन ICF सॉलिड व्हील सेट्स। जो ICF कोच के अंतर्गत जो व्हील्स का प्रयोग किया जाता है, इनका मैक्सिमम डाया पूछा गया है। तो मैक्सिमम डाया जो होता है वो नए कंडीशन में 915 mm। 100 पीसू साइज की अगर बात करें तो 100 पीसू साइज जो होता है वो 837 mm होता है। कंडमिंग लिमिट जो होता है 825 mm होते हैं। तो यहाँ पर नए कंडीशन के लिए पूछा गया था, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 915 mm। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक इज कॉमनली यूज्ड इन ICF कोचेज। ICF कोच जो कि BMBC के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। इस केस में यहाँ पर जो ब्रेक ब्लॉक्स का टाइप यूज किया जाता है वो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं, CBB टाइप्स और K टाइप्स यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ICF बोगी द फंक्शंस ऑफ द लेटरल डैम्पर्स। ICF बोगी में लेटरल डैम्पर्स का फंक्शन पूछा गया जो कि यहाँ पर गलत है। लेटरल डैम्पर्स का प्रयोग LHV बोगी में किया जाता है जो कि फिएट बोगी यहाँ पर होते हैं, जिसमें लेटरल डैम्पर्स का काम होता है मेनली कि जो लेटरल स्विंग्स होते हैं इनको प्रिवेंट करने कंट्रोल करने का काम यहाँ पर लेटरल डैम्पर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, which component is used to prevent air pressure from moving back to AR auxiliary reservoir to the feed pipe in air brake system। जो एयर ब्रेक सिस्टम जो होते हैं फीड पाइप्स, यहाँ पर डट कलेक्टर लगे होते हैं ब्रांच पाइप के लिए। ब्रांच पाइप में एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है, फिर यहाँ पर NRB नॉन रिटर्न वाल्व लगे होते हैं, फिर यहाँ पर AR टैंक्स लगे होते हैं। NRB ये काम होता है कि मेनली प्रेशर को आगे जाने देते हैं जबकि वापस नहीं आने देते हैं। AR को अन्य लैंग्वेज में चेक वाल्व विथ चोक यहाँ पर बोला जाता है, जिनका काम होता है मेनली कि जो FP का प्रेशर AR में तो जाने देते हैं लेकिन वापस AR से प्रेशर FP पाइप में नहीं आने देते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चेक वाल्व विथ चोक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पार्ट ऑफ द कोच ट्रांसमिट्स द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स इन ICF बोगी। ICF बोगी में यहाँ पर कोच जो ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स को ट्रांसमिट्स करने का काम करते हैं वह सेंटर पिवेट्स के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ड्रॉप इन ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट विथ अ सिंगल कार टेस्ट ट्रिक। SCTR के माध्यम से जो सिंगल कोचेज वगैरह का यहाँ पर एयर ब्रेक सिस्टम का जांच किया जाता है, जिसमें एक फंक्शन होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसके अंतर्गत मेनली जो प्रेशर BP पाइप का प्रेशर 0.6 kg का प्रेशर 6 सेकेंड तक ड्रॉप किया जाता है। इसमें DV सेंस करता है और ब्रेक भी पर्टिकुलर जिस कोच में किया जाता है उसमें ब्रेक लगनी चाहिए। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए वह 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज पास। पास क्या है यहाँ पर, तो पास एक कर्मचारी को मिलने वाला एक ऐसा अथॉरिटी है जिसके माध्यम से कर्मचारी यहाँ पर एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर यहाँ पर ट्रांसफर जो होते हैं ट्रैवल्स कर सकते हैं यहाँ पर। तो एन अथॉरिटी गिवन बाय अ रेलवे टू अ रेलवे एम्प्लॉइज और टू अ पर्सन्स ऑथराइजिंग हिम टू ट्रैवल इन अ ट्रेन गेजेटेडली। तो यहाँ पर जो होगा सही उत्तर वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फैमिली में जो पास और पेटीओ रेलवे कर्मचारी को जारी किया जाता है
इसमें फैमिली का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो फैमिली के अंतर्गत वाइफ, हस्बैंड्स, सन या स्टेप सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा होली डिपेंडेंट्स, बोनाफाइड स्टूडेंट्स जो कि किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बोनाफाइड स्टूडेंट रह चुका हो तो उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा अनमैरिड डॉटर्स ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट, या कमाती हुए या नहीं कमाती किसी भी एज के डॉटर्स को यहाँ पर फैमिली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा विडो डॉटर्स, इसके अलावा अगर बात करें तो इनवैलिड सन्स वगैरह को यहाँ पर फैमिली के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशूड टू द रेलवे एम्प्लॉयज। रेलवे कर्मचारी को प्रिविलेज टिकट ऑर्डर कितने सेट्स जारी किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आफ्टर अपॉइंटमेंट 4 सेट्स पीटीओ पर ईयर्स गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज। पास होल्डर के अटेंडेंट जो होते हैं वो फुल टाइम पेड सर्वेंट्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, पीटीओ का फुल फॉर्म पूछा गया, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेट मीन्स। सेट का मतलब होता है कि कर्मचारी द्वारा पास और पीटीओ आउटवार्ड एवं रिटर्न जर्नी के लिए जो कंप्लीट लिए जाते हैं उनको एक सेट के फॉर्म में दिया जाता है। अगर हाफ सेट होते हैं तो हाफ सेट होगा, फुल सेट के केस में यह आउटवार्ड और इनवार्ड दोनों के लिए, यानी जाने के लिए फिर रिटर्न आने के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर जो कंप्लीट सेट होता है उसे एक फुल सेट्स के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का डी में दिया गया है, सेट मीन्स 1 सेट्स ऑफ पास और पीटीओज फॉर आउटवार्ड और रिटर्न जर्नी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक जर्नी इज नॉट एडमिसिबल इन केस ऑफ। ब्रेक जर्नी किस केस में यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होते, परमिसेबल नहीं होते हैं? तो सेटलमेंट पास के केस में यह अप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें पूछे गए हैं, बीच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत जो कर्मचारी को मेजर पेनाल्टी के लिए जो चार्जशीट इशू किए जाते हैं वह मेनली स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, SF5। इसके अलावा SF11 का प्रयोग माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फ्लोइंग रूल्स ऑफ डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स 1968 डज स्पेसिफाई द पेनाल्टीज। पेनाल्टी को अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के कौन से रूल के अंतर्गत पेनाल्टीज को स्पेसिफाई करता है? तो यह मेनली रूल 6 के अंतर्गत यह बताया गया है पेनाल्टीज के बारे में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रूल 5 के अंतर्गत सस्पेंशन से रिलेटेड बताए गए हैं। रूल 9 के अंतर्गत प्रोसीजर्स मेजर पेनाल्टी को कैसे इंपोज करना है उसके बारे में बताया गया है। रूल 11 के अंतर्गत माइनर पेनाल्टी को कैसे इंपोज करना है उसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। तो कई सारे रूल्स यहाँ पर 1968 D&AR के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। जो रेल सेवक डिसिप्लिन एवं अपील रूल्स के अंतर्गत जो रूल्स बनाने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए गए हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पेनाल्टी फॉर मिसकंडक्ट अंडर रूल 11 ऑफ D&AR 1968।
जो डिसिप्लिन एवं अपील रूल्स 1968 के जो रूल 11 के अंतर्गत जो मिसकंडक्ट के लिए जो पेनाल्टी दिए जाते हैं कर्मचारी को, कौन कौन से पेनाल्टी दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि जो रूल 11 के अंतर्गत जो है वह मेनली प्रोसीजर है इम्पोजिंग फॉर माइनर पेनाल्टी के लिए, छोटी शास्ति के लिए यह रूल अप्लाई होता है। इस केस में कर्मचारी को सेंस्योर किया जा सकता है, पास और पीटीओ बंद किया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़े तो कर्मचारी के प्रमोशन को विदहोल्ड किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी से गलती या आदेश के उल्लंघन के कारण कोई प्रशासन का कुछ नुकसान हुआ हो तो उस केस में वहाँ पर उसको रकम की वसूली किया जा सकता है, जिनमें माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत ये सारे आते हैं। इसके अलावा कर्मचारी को लोअर स्टेज जो पे का होता है उनमें लाया जा सकता है एक स्टेज के, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर होता है कि वो विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट के अंतर्गत होते हैं, साथ ही साथ 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें अगर तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि यह मेनली ASF 5 मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत रखा जाता है और यह इसका डील किया जाता है वह रूल 9 के अंतर्गत इसको डील किया जाता है। जबकि रिडक्शन इन पे में किया जा सकता है, विदहोल्डिंग प्रमोशन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर B एवं C दोनों सही हो सकता है। आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द अपीलेट अथॉरिटी इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इज, अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपीलीय पदाधिकारी कौन होते हैं। तो जो अपीलेट अथॉरिटी होते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में वह जस्ट एबव होते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज के, और यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनल ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फ्लोइंग आर नॉट इन पेनाल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, D&AR रूल्स के अंतर्गत कौन सा एक पेनाल्टी नहीं है। तो सेंस्योर जो है वह माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, स्टॉपेज ऑफ पास और पीटीओ माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, जबकि जो वार्निंग है वह पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि रिकवरी फ्रॉम पे और एनी पेसिनरी लॉसेज ये भी माइनर पेनाल्टी ASF 11 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सारे जो है माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं, जबकि वार्निंग किसी प्रकार का पेनाल्टी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन 2019। 2019 के अंतर्गत इकोनॉमिक साइंस के अंतर्गत किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इस केस में जो होगा वो अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक के सेक्टर में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर B अभिजीत बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बैडमिंटन के सेट में यहाँ पर सिल्वर मेडल की अगर बात करें तो वह PV सिंधु को दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज पंचायती राज अमेंडमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संशोधन के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज अमेंडमेंट तो यह मेनली 73 जो अमेंडमेंट है जो कि 1992 के अंतर्गत किया गया था, यह इस अमेंडमेंट्स को पंचायती राज अमेंडमेंट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच ईयर वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को कब लागू किया गया था, कौन से वर्ष में। तो यह मेनली 1 जुलाई 2017 के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत 101वां अमेंडमेंट्स यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इंडियन स्टेट लॉन्चेड द मिशन शक्ति इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन इन 2023। 2023 के अंतर्गत जो कौन से राज्य ने मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था, जिसमें वुमेन को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव को लॉन्च किए गए थे। तो यह मेनली यूपी गवर्नमेंट्स के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रोग्राम का जो मेन एम्स था वो प्रमोट करना वुमेन सेफ्टी, सेल्फ रिलायंस एंड रेस्पेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर रखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन अंडर विच प्रोग्राम। भारत ने हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन किया है, यानी फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन अंडर विच प्रोग्राम। तो यह मेनली गगनयान के अंतर्गत ये अपना पहला स्पेस फ्लाइट्स यहाँ पर ह्यूमंस का किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी गगनयान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच इंडियन स्टेट इज द कुन्नाव नेशनल पार्क वेयर इज रिट्रोजक्शंस ऑफ चीता टुक प्लेस इन 2022। यहाँ पर बोला गया किस भारतीय राज्य में कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर 2022 में चीता की पुनर्स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें 2022 के अंतर्गत जो चीता का पुनर्स्थापना किया गया था वह एमपी के कुन्नाव नेशनल पार्क के अंतर्गत किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पॉलिटिकल लीडर इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एज ऑफ 2024। 2024 के अनुसार यहाँ पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं जो कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इंडियन क्रिकेटर वाज इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम्स इन 2023। 2023 के अंतर्गत किस भारतीय क्रिकेटर को 2000 आईसीसी का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो वीरेंद्र सहवाग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जिसे 2023 के अंतर्गत आईसीसी हॉल ऑफ फेम्स के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो कहीं भी वीरेंद्र सहवाग के बारे में नहीं मेंशन किया गया है। यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ए शॉपकीपर बाइज अ टीवी फॉर 20,000 एंड सेल इट्स फॉर 24,000, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। कोई कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 20,000 रुपये है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर 24,000 है। यहाँ पर जो प्रॉफिट आपका होगा वह 4,000 निकल कर आएगा। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है सिंपली प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस सिंपली आपका 20,000 है और मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ता है। यहाँ पर 5 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पर 20 टाइम्स में, यानी आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो 20% निकल कर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ एन आइटम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% एंड सेलिंग प्राइस इज 9,000, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर कोई कॉस्ट प्राइस यहाँ पर अगर 100% है उसे 10% लॉस पर बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस सिंपली 90% हो जाएगा। 90% जो इक्वल है यहाँ पर 9,000 के, तो कॉस्ट प्राइस सिंपली 100%। तो यहाँ पर 100% जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर 10,000 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि इस दिए गए प्रश्न का यहाँ पर आइटम्स का कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज। कोई एक ट्रेडर है जो अपने कॉस्ट आइटम की गुड्स के ऊपर 25% एबव कॉस्ट प्राइस से मार्क करता है, यानी मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस 100 है तो 125 इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। वो डिस्काउंट सेलिंग के टाइम में 10% का देता है, तो सिंपली जो होगा इसका सेलिंग प्राइस 125 और सेलिंग हो जाएगा 90%। सिंपली यहाँ पर 100 5 टाइम में यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम्स में। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 450
डिवाइडेड बाई 4 आप करेंगे यहाँ पर, तो आपका सिंपली निकल कर आएगा, वह निकल कर आएगा यहाँ पर 112.5 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, चूँकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 है तो प्रॉफिट परसेंटेज सिंपली 12.5% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द रेशियो ऑफ द एज ए एंड बी इज 3:4, आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी 4:5, व्हाट इज द बी प्रेजेंट एज। करंट एज यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली ए को एज को आप 3x कंसीडर कर ले, बी को एज को 4x कंसीडर कर ले। तो यहाँ पर सिंपली 3x में 5 years के बाद यहाँ पर बोला गया, तो 5 यहाँ पर ऐड कर ले। अब बी का एज जो होगा वो 4x + 5 यहाँ पर 5 years बाद रेशियो 4:5 का दिया गया, यानी 4/5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल कर आएगा 5 years। तो यहाँ पर b का प्रेजेंट एज पूछा गया, करंट एज, तो यहाँ पर b जो है वो 4x है। तो सिंपली यहाँ पर जो होगा वह 4x, चूँकि x का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 4 × 5 करेंगे यहाँ पर, तो आपका 20 years निकल कर आ जाएगा, जो कि b का करंट एज होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, ए कोई काम को 15 days में करता है। अनदर मैन कैन डू द सेम वर्क इन 10 days, जो कोई बी पर्सन है उस काम को 10 days में करता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सिंपली दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क यहाँ पर 30 होगा। ये यहाँ पर डेज लिया है कंप्लीट करने के लिए, तो एफिशिएंसी यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 15 2 टाइम्स में कट रहा है 30, टोटल वर्क्स 2 के एफिशिएंसी से ए काम कर रहा है, जबकि बी जो है वह 10 days में कंप्लीट करता है, 30 काम करना है, तो 3 की एफिशिएंसी से पर डे वह काम कर रहा है। अब बोला गया है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर, अगर साथ साथ अगर काम वही करता है तो 2 की एफिशिएंसी से एक कर रहा है, बी 3 की एफिशिएंसी से 5 की एफिशिएंसी दोनों का होगा। टोटल वर्क 30 है, तो यहाँ पर 6 days में यहाँ पर वह काम को कंप्लीट कर देगा, वो अगर वह साथ में करता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, जिनमें यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में प्रश्न दिया गया, हम साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश वर्जन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, भारतीय रेलवे में राजभाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडियन रेलवे। प्राइमरी पर्पस की अगर बात करें यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का इंडियन रेलवे के अंतर्गत, वह है हिंदी को प्रमोट करना, यानी टू प्रमोट हिंदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सेकेंड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हिंदी पखवाड़ा किसके द्वारा मनाया जाता है। बाई होम इज हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेटेड, तो ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वह रेलवे मिनिस्ट्री हो, अदर मिनिस्ट्री हो, सारे के अंतर्गत हिंदी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा यह हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, राजभाषा नीति के अंतर्गत हिंदी में कौन से दस्तावेज अनिवार्य रूप से अनुवादित होते हैं। विच डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरली ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स को कंपल्सरी किया गया है ट्रांसलेट करने के लिए, वो ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उनको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिकारी की जिम्मेवारी क्या है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू प्रमोट हिंदी, हिंदी को प्रमोट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, भारतीय रेलवे में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है। हु हैज कंस्टिट्यूटेड द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इन इंडियन रेलवे। तो जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति को जो गठन करने किसके द्वारा किया गया, तो वह रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, किस भाषा को भारतीय रेलवे में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? विच लैंग्वेज हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडियन रेलवे? तो यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया है? तो वह राजभाषा के तौर पर तो हिंदी को यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नीतियों की वार्षिक समीक्षा कब किया जाता है, कब की जाती है? व्हेन इज द एनुअल रिव्यू ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी डन? जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को जो रिव्यू किया जाता है ईयरली बेसिस पर, वह मेनली एवरी ईयर यहाँ पर किया जाता है। हर वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय रेलवे में हिंदी में घोषणाएं किस प्रकार की होती है? यानी यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ अनाउंसमेंट आर देयर इन हिंदी इन इंडियन रेलवे? हिंदी में घोषणाएं जो किया जाता है वह ऑल टाइप्स के अनाउंसमेंट जो होते हैं वह सारे किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन हिंदी? तो इसमें नोटिस बोर्ड, अनाउंसमेंट्स, वेबसाइट्स, ये सारे यहाँ पर इन्वॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज के स्तर पर, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश में यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, किस सरकारी नियम के तहत राजभाषा नीति बनाई गई है? अंडर विच गवर्नमेंट रूल्स हैज द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी बीन मेड? तो इसमें जो रूल्स के रिलेटेड पूछा गया, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का जो नीति बनाया गया है, पॉलिसीज, वह मेनली ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।